हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम भी पढ़ चुके हैं और वहां से हमने कुछ उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परिवर्ती द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न। परिवर्ती द्रव्यमान का मतलब जहां पे वस्तु का द्रव्यमान कंटिन्यूअसली परिवर्तित हो रहा हो, या तो निकाय में कंटिन्यूअसली मास जुड़ रहा हो या निकाय से कंटिन्यूअसली मास निकल रहा हो, उस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्वेश्चन से अपनी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 kg की वस्तु को चिकनी समतल सतह पर रखा गया है। यदि पानी की एक धारा से पानी 2 kg प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वस्तु पे फेंका जाता है, तो हमसे पूछा गया है पानी की धारा द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। पहली चीज हमें यह ज्ञात करनी है और दूसरी चीज हमसे पूछी गई है उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 2 kg, जो चिकनी समतल सतह पर रखा गया है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, पानी की एक धार द्वारा यहां पर पानी कंटिन्यूअसली सतह पर जाके टकरा रहा है। अच्छा, ये सतह पर जाके टकराएगा तो क्या मैं कह सकता हूं इस पानी की धार द्वारा इस पर एक बल लगेगा। अच्छा, बात आती है उस वस्तु पर बल कितना लगेगा। वो बल जो है जिसे हम F लिख रहे हैं उसे मैं दर्शा सकता हूं VdM/dt, क्योंकि यहां पर पानी की धार जो है कंटिन्यूअसली एक परिवर्तित द्रव्यमान की तरह से यहां पर टकरा रही है। तो यहां पर जो बल लगेगा वो कितना होगा। यहां पे V कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, dm/dt क्या होता है, धारा प्रवाह की दर, जो हमें यहां पे दी हुई है 2 kg पर सेकंड। तो यदि मैं इसे 2 से गुणा कर दूंगा तो यहां पे हमें जो बल मिलेगा वो मिलेगा 40 न्यूटन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस पानी की धार द्वारा इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, 40 न्यूटन। कह सकते हो नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी गई है, वस्तु का त्वरण। अब वस्तु का त्वरण हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं त्वरण के लिए हम लिख सकते हैं F/m। अच्छा, वस्तु पे बल कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। अच्छा, वस्तु का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है, 2 kg। यदि हम इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो यहां पर हमें वस्तु का त्वरण मिल जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं, यहां पर वस्तु पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो होगा 40 न्यूटन और उसके कारण उसका त्वरण हो जाएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, इसी बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल में लेने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, एक पानी की धार द्वारा दीवार पर लगाए गए बल हमें ज्ञात करना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी चीज को हम यहां पर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट मैंने लिया है जिसका छोटा सा उसकी चौड़ाई है जो कितनी है, dx है, उसका छोटा सा द्रव्यमान है दैट इज dm। वो कितने वेग से जाके टकरा रहा है, v वेग से टकरा रहा है और इसका ये क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है दैट इज कैपिटल A। अब बात आती है कि यहां पर इस छोटे से सेगमेंट द्वारा इस दीवार पर कुल कितना बल लगेगा वो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए क्या द्रव्यमान किसी वेग से आ रहा है तो क्या इसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक संवेग होगा। तो इसका प्रारंभिक संवेग हम लिख सकते हैं dm/v। लिख सकता है नहीं। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं ये पानी की जो धार है दीवार से टकराने के बाद रुक जाती है तो उसका अंतिम संवेग कितना होना चाहिए, 0। तो वो ही मैंने यहां पे लिखा है, अंतिम संवेग कितना हो गया, 0। अच्छा, बात आती है तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा। क्या मैं बोल सकता हूं वो होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। अच्छा, P फाइनल कितना है, 0 माइनस dm/v। लिख सकते हो नहीं। यदि हम इसको परिमाण वाइज लिखने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा dm/v। तो यहां पर संवेग में परिवर्तन कितना हुआ इस छोटे से सेगमेंट के कारण, वो होगा dm/v। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, हमें तो ज्ञात करना है बल कितना लगेगा वो हमें ज्ञात करना था। तो बल होता है dp/dt। तो इसी चीज को लिख सकता हूं dm/v/dt। लिख सकता है नहीं। अच्छा, v को मैंने अलग कर दिया तो ये टर्म बन जाती है vdm/dt। अच्छा, यहां पे जो dm/dt आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं धारा प्रवाह की दर या फिर द्रव्यमान प्रवाह की दर भी इसे हम कभी कभी कहते हैं। अच्छा, बात आती है द्रव्यमान प्रवाह की दर होगी कितनी। क्या मैं इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे द्रव्यमान कितना होगा तो dm जो होता है इसकी वैल्यू होगी घनत्व इंटू आयतन। घनत्व को मैं लिख सकता हूं रो, आयतन को क्या मैं छोटा सा लिख सकता हूं dv। अच्छा, रो dv को क्या लिखा जा सकता है, क्या इसे हम एक बेलनाकार आकृति बना सकते हैं। तो इसका बेलन का क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबाई दैट इज dx। तो यहां पे dm की जगह हम लिख सकते हैं रो a dx, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो dm
को लिखा है रो ए dx डिवाइड बाई dt। अच्छा, dt बाई dx बाई dt क्या होता है? क्या मैं इसे वेग लिख सकता हूं? तो यही चीज बन जाएगी रो ए वी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, धारा प्रवाह की दर का एक फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है जो लिख सकते हैं रो ए वी। रो यहाँ पर पानी का घनत्व है या जो भी द्रव का घनत्व है, ये क्षेत्रफल है, और v जो है यहाँ पर वेग है, किस वेग से वो जाके टकरा रही है। तो यहाँ पे यदि हम बल ज्ञात करने की कोशिश करें तो v से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? रो ए वी स्क्वायर। तो यहाँ पर पानी की धार द्वारा इस दीवार पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? रो ए वी स्क्वायर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन को ध्यान रखनी है, यदि ये पानी की धार समान वेग से परिवर्तित भी हो जाती, समान चाल से यदि ये परिवर्तित भी हो जाती, तो यहां पे आंसर में कुछ चेंजेस आते। क्या चेंज आता? प्रारंभिक संवेग अभी भी वही रहता, लेकिन अंतिम संवेग कितना होता? माइनस dm इंटू वी, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रहा है। तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना हो जाता? क्या इसको 2 dm इंटू वी लिख सकते हैं? इसके कारण यहां पे जो बल आता वो आता 2 रो ए वी स्क्वायर। तो जब भी हमारे सामने इस पर आधारित कोई प्रश्न आता है तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें देखना है कि कहीं वो परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि परिवर्तित हो रहा है समान चाल से तो वहां पर 2 का फैक्टर लेना है, और यदि समान चाल से नहीं आ रहा है या रुक जाता है अंत में, तो वहां पर रो ए वी स्क्वायर हम बल ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए एक और आधारित इस पे प्रश्न लेते हैं हम। यहां पर इस बार किसी थीटा कोण पर आ रहा है पानी की धार और इस तरह से वो जा रही है, और इस केस में अगेन हमें पानी की धार द्वारा दीवार पर लगाया गया कुल बल ज्ञात करना है। अगेन किस तरह से करेंगे? तो मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया इस तरह से, जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? dx। इसका छोटा सा द्रव्यमान होगा, कितना होगा? dm। अच्छा, ये छोटा सा सेगमेंट क्या इस तरह से v वेग से गति कर रहा है? यदि v वेग से गति कर रहा है तो इसके 2 घटक मैं कर सकता हूं, एक x एक्सिस के अनुदिश और एक y एक्सिस के अनुदिश। बात ये आती है x एक्सिस, क्या ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? होगा या नहीं होगा? अच्छा, तो बताइए इस v वेग का इधर घटक कौन सा आएगा? मैं कह सकता हूं v cos थीटा। अच्छा, इस दिशा में कौन सा घटक आएगा? v sin थीटा। तो इसी चीज को मैं यहां पे संवेग की टर्म्स में लिखना चाहूं तो प्रारंभिक संवेग लिखा जा सकता है dm इंटू वी कॉस थीटा आई कैप प्लस dm इंटू वी साइन थीटा जे कैप। जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? dm इंटू वी कॉस थीटा आई कैप प्लस dm इंटू वी साइन थीटा जे कैप। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, टकराने के बाद क्या होगा? क्या टकराने के बाद क्या वो इस तरह से लौट रहा है? तो इस बार इसके घटक जो है वेग के इस तरफ है, तो एक घटक इस तरफ आएगा और एक घटक इस तरफ आएगा। तो मैं कह सकता हूं ये वाला घटक जो है v cos थीटा होगा, जो ऋणात्मक दिशा में है और ये धनात्मक दिशा में है। तो अंतिम संवेग जो आएगा वो आएगा माइनस dm इंटू वी cos थीटा आई कैप, और ये बनेगा प्लस dm इंटू वी साइन थीटा जे कैप। तो सबसे पहले हमने क्या किया? प्रारंभिक संवेग फाइंड आउट किया, अंतिम संवेग फाइंड आउट किया। अब हम संवेग में परिवर्तन ज्ञात करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल। और जैसे हम उसे सोल्व करते हैं तो हमें संवेग में परिवर्तन मिल जाता है 2 इंटू dm इंटू वी कॉस थीटा। यदि आप इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू dm इंटू वी कॉस थीटा। ये उस संवेग में परिवर्तन का परिमाण हमें प्राप्त हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, हमें तो क्या ज्ञात करना था? लगाया गया बल। अब बल कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं बल होता है dp बाई dt। तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू dp बाई dt, और यहां पर dp बाई 2v cos थीटा अलग हो गया और dm बाई dt आपके बन जाएगा। अच्छा, dm बाई dt अभी अभी हमने देखा था वो किसके बराबर था? रो ए वी के बराबर था या नहीं था? तो बताइए यही बल जो है वो किसके बराबर बन जाएगा? 2v cos थीटा एज इट इज जाएगा और dm बाई dt की जगह लिख दूंगा रो ए वी। तो फाइनल यदि आप सोल्व करेंगे तो हमें बल का जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। तो इस केस में मैं कह सकता हूं पानी की धार द्वारा दीवार पर लगाया गया जो बल होगा 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा होगा। ये एक रिजल्ट है जिसे आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखना है यदि लंबवत जाके टकरा रहा होगा तो उस केस में यहां पे थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? थीटा की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? हमें 0 डिग्री करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसमें ध्यान रखना टकरा के लौट रहा है तो 2 का फैक्टर है, टकरा के लौट नहीं रहा है तो 2 का फैक्टर नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जब परिवर्तित द्रव्यमान किसी वस्तु पर जाके टकराता है तो परिवर्तित द्रव्यमान द्वारा वस्तु पर किस प्रकार से बल आरोपित होता है उसको हम यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये सब जो बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं इस पर आधारित हम एक प्रश्न ले रहे हैं। यहां पर एक दीवार दी गई है जिसकी विमा हमें दी हुई है, ये उसकी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर और इसकी चौड़ाई हमें दी हुई है 8 मीटर। और यहां पर कहा गया है कि हवा जो है जिसका घनत्व हमें दिया हुआ है
और कितने वेग से टकरा रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकरा रही है। तो हमसे पूछा गया है हवा द्वारा दीवार पर लगाया गया बल कितना होगा। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि दीवार पे हवा जस्ट टकरा रही है, लौटकर वापस नहीं आ रही है। अच्छा, लंबवत जाके टकरा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं हवा द्वारा दीवार पर लगाया गया जो बल होगा उसका समीकरण होगा रो ए वी स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था। यदि ये लौट रही होती तो कितना लिखते हैं, 2 रो ए वी स्क्वायर। यदि लौट के नहीं आ रही है, दैट्स वाई हमने लिखा है रो ए वी स्क्वायर। रो यहां पे क्या होता है, घनत्व होता है, ए जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, वी जो है वो वेग होता है। यदि हम इन सभी मानों को यहां पे रख दें, अच्छा घनत्व का मान हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.2। क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, क्या हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं 8 × 10, वो कितना बनेगा, क्षेत्रफल आयत का हो जाएगा 80 इंटू वेग कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर, लिख सकता हूं नहीं। यदि आप इसे सोल्व करते हैं तो यहां से हमें मिलता है 38,400 न्यूटन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं हवा द्वारा इस दीवार पर लगाया गया जो बल होगा वो होगा 38,400 न्यूटन होगा, कह सकते हो नहीं। अच्छा, यदि यही हवा समान वेग चाल से वापस लौट भी जाती तो उस केस में हमें कहां परिवर्तित करना पड़ता, यहां पे 2 का फैक्टर आता तो यहां भी 2 का फैक्टर आता, तो यहां पे ये 2 गुना बल यहां पर लग जाता, ये मैं यहां पर कह सकता हूं। यहां तक सबको क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट है? तो हमने अभी तक जब वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है तो F = ma से सोल्व करते हैं, लेकिन यदि वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है तो उस केस में हम फोर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, बल का फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, v dm/dt, जिसे हमने कुछ सोल्व कर रो ए वी स्क्वायर भी बना दिया है। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अब आते हैं हमारी एक और नई टर्म हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है आवेग। आवेग क्या होता है, इसके बारे में हमारे लास्ट क्लास में बात तो आई थी कि आवेग Ft के क्षेत्रफल से हमें आवेग मिलता है, लेकिन आवेग होता क्या है इसको आज हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आवेग होता क्या है, देखिए कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बल कितनी देर तक लगा है वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल यहां पे रखी हुई है, यदि मैं उस फुटबॉल पे एक किक करता हूं, मतलब उसको ठोकर मारता हूं, तो क्या होता है, डेफिनेटली उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। लेकिन बात आती है स्थिति में परिवर्तन किसने किया, मेरे द्वारा लगाए गए बल ने। लेकिन वो बल कितने समय तक उस वस्तु पर लग रहा था, मैं कह सकता हूं बहुत कम टाइम तक, क्योंकि मेरा पांव जो है वो फुटबॉल के संपर्क में बहुत कम समय के लिए था। इसका मतलब यहां पे जो भी परिवर्तन हो रहा है उसकी स्थिति में वो बहुत कम समय अंतराल में हो रहा है। तो वहां पर हमारे लिए बल के साथ साथ एक और टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज समय। तो उसने हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज आवेग। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, जब एक बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित होता है, जैसा कि हमने अभी देखा फुटबॉल के ऊपर बहुत कम बड़ा बल लगा रहे हैं बहुत कम समय के अंदर, तो उस केस में बल एवं समय का गुणनफल जो होता है उसे हम आवेग कहते हैं। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है, बल्कि कौन कौन सी, बल और उस और लगाया गया समय। तो वहां पर हम नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं, बल और समय का जो गुणनफल है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, आवेग। बल और समय के गुणनफल को ही हम क्या कह रहे हैं, आवेग। तो यहां पर लिख सकते हैं I = ΔP संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। ये कहां से आया अभी मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से F = क्या होता है, dP/dt, लिख सकता हो नहीं। अच्छा तो बताइए dP = क्या लिख सकते हो, FdT लिख सकता हूं, क्योंकि dt को मैं बदल लिया हूं, तो क्या ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। यदि मैं इसका दोनों साइड समाकलन कर दूं, इस तरह से दोनों साइड इसको समाकलित कर दूं, तो क्या यहां T1 से T2 तक इसकी लिमिट आ जाएंगी, यहां पे कहां से कहां तक, P1 से P2 तक इसकी लिमिट आ जाएंगी। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आवेग, जिसे हम I से लिखते हैं। तो I = क्या हो जाएगा, dP इंटीग्रेशन ऑफ dP या समाकलन ऑफ dP P1 से लेकर P फाइनल तक, या फिर FdT समाकलन T1 से लेकर T2 तक। तो यहां पर यदि हम इसको समाकलित करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये P फाइनल माइनस P इनिशियल बनेगा, = ये यहां पर बन जाएगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आवेग। तो यहां पर मैं 2 बातें कह सकता हूं, आवेग की 2 परिभाषाएं मेरे सामने आ रही हैं। पहली परिभाषा क्या आ रही है, I = समाकलन dP P1 से P इनिशियल से लेकर P फाइनल तक, और जिसे हम सोल्व करें तो ये बनेगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, और जिसे हम चाहें तो I = ΔP भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये ही चीज हम यहां पर लिख रहे थे। पहली परिभाषा समझ में आ गई सबको कि यहां पर आवेग किसके बराबर होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। अच्छा दूसरी परिभाषा आप देखें तो यहां से दूसरी परिभाषा भी मिल रही है, I also equal to है
समाकलन एफ डी टी, कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक। लिख सकता हूं नहीं, समाकलन एफ डी टी यहां पर मैं लिख सकता हूं। और यदि f नियत होगा तो यह टर्म बाहर आ सकती है, तो यही चीज लिखी जा सकती है एफ T2 माइनस T1, और जिसे हम लिखें तो एफ डेल्टा टी। लेकिन यह चीज सिर्फ तब लिखना है जब आपका बल क्या हो, यदि बल नियत हो तो। यदि बल नियत हो तो ही हम इस चीज को ये लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसी समीकरण से ले सकते हैं। तो हमारे पास आवेग की दो परिभाषाएं, पहली संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है आवेग, या फिर समाकलन एफडीटी के बराबर भी हम उसको लिख सकते हैं। तो दो परिभाषाएं यहां पर आ जाती है। अब क्वेश्चन में हमें पढ़कर समझना है कि हमें एफ आई इजिकल टू डेल्टा पी से हमें आंसर मिलेगा या फिर एफ डेल्टा टी से। यदि एफ का समीकरण आपको दिया हो तो एफ डेल्टा टी से यूज करें, यदि संवेग में परिवर्तन आपको दिया गया है तो वहां से भी हम आवेग को प्राप्त कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? तो यहां पर आवेग क्या होता है, जब एक बहुत बड़े बड़े परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित होता है, तो वहां पर बल के साथ साथ हमारे लिए समय भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस केस में बल और समय का जो गुणनफल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेग। सबको क्लियर है? चलिए अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील 1 kg का द्रव्यमान का हथौड़ा दीवार से 0.1 सेकंड में टकराकर विराम अवस्था में आ जाता है। तो यहां पर 1 kg द्रव्यमान का हथौड़ा है, ठीक है, वो कितनी देर में विराम अवस्था में आ रहा है, 0.1 सेकंड के अंदर विराम अवस्था में आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है आवेग क्या होगा। अब बात आती है आवेग हम इस बार किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहले पार्ट के लिए हम कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता था। अच्छा मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर प्रारंभिक संवेग प्राप्त कर सकता हूं? तो देखिए मैं प्रारंभिक संवेग लिख रहा हूं। प्रारंभिक संवेग कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूं, द्रव्यमान 1 kg है और उसका वेग क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो 1 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन इंटू सेकेंड, जो इसकी इकाई होती है। प्रारंभिक संवेग कितना हुआ, 6 यूनिट हो जाएगा। अच्छा अंतिम संवेग कितना होगा? क्या मैं कह सकता हूं 0 होगा? अच्छा 0 क्यों हुआ? क्योंकि विराम अवस्था में आ जाता है, तो अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, 0। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? क्या मैं बोल सकता हूं दोनों का अंतर आएगा, दैट इज 6। माइनस भी लिख सकते हैं, या इसका परिमाण लेना चाहे तो हम 6 न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, 6 न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा तो बताइए, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं आवेग में परिवर्तन, आवेग भी जो होगा वो कितना होगा, 6 न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के ही बराबर होता है। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट जो आता है, इसमें एक चीज पूछी है, हथौड़े पर लगने वाला औसत अवमंदक बल। अच्छा बल हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं औसत बल जो होता है वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी को हम आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने देखा है आई किसके बराबर है, डेल्टा पी के बराबर है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आई हो जाएगा, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी है। अच्छा आई का मान कितना है, अब अभी आपने देखा आवेग कितना था, 6। अच्छा समय कितना लगा, समय क्या कह सकता हूं 0.1 सेकंड लगा है, तो यहां पर 0.1 सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अवमंदक बल जो है वो कितना आ रहा है, 60 न्यूटन यहां पर आ रहा है। इस 60 न्यूटन का औसत अवमंदक बल यहां पर लगेगा। अच्छा तीसरी बात आती है, उसने पूछा है हथौड़े का औसत मंदन कितना होगा। अच्छा मंदन कैसे निकालेंगे? मंदन मतलब एक त्वरण हमें निकालना है, क्या वो बल डिवाइडेड बाय द्रव्यमान होता है। अच्छा बल औसत अवमंदक बल कितना आया था, 60 न्यूटन। अच्छा हथौड़े का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1 kg। तो जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं औसत त्वरण जो आएगा, औसत अवमंदक त्वरण जो आएगा या मंदन त्वरण जो आएगा वो कितना आएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां पर हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर हमने किस प्रकार से प्राप्त किया, सबसे पहले हमने आवेग प्राप्त किया, कैसे, डेल्टा पी से। उसके बाद हमने क्या किया, बल निकाला। बल क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या फिर उसे आई बाय डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। और फिर हमने औसत मंदन निकालने के लिए एफ बाई एम यहां पर किया है, जिसके कारण हमारा फाइनल आंसर आया है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में इस बार हमें क्वेश्चन को ग्राफ दिया हुआ है, बल और समय के मध्य के ग्राफ दिया हुआ है, और हमें कहा गया है एक बेसबॉल को बल्ले से मारे जाने पर इसका अनुमानित बल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, इस वक्र से ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज तो हमें आवेग प्राप्त करना है। अच्छा आवेग हम कैसे निकालेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में पूछा गया है औसत बल कितना लगेगा। अच्छा मुद्दे की बात यह है आवेग हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि एफ टी वक्र का जो क्षेत्रफल होता है
वो हमें संवेग में परिवर्तन देता है और वही किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पर बल और समय के मध्य का जो क्षेत्रफल था वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा और वो किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं यहां पर क्षेत्रफल कितना होगा। क्या आप सबको यहां एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज जो होगा उसका क्षेत्रफल हमें यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले आवेग बराबर होगा क्षेत्रफल के, तो क्या मैं लिख सकता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना होगा 2.5 - 1, क्या इसे मैं 1.5 लिख सकता हूं, इंटू ऊंचाई कितनी होगी, क्या मैं बोल सकता हूं इसकी कुल ऊंचाई होगी 18,000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आवेग का मान आ जाएगा 13,500 न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका मतलब यहां पर बेस बॉल पर जो कुल आवेग होगा वो कितना होगा 13,500 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये मैं यहां पर लिख सकता हूं। सबको क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पे बात कर रहे हैं औसत बल। पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है, अब औसत बल के लिए हम बात कर रहे हैं। औसत बल कितना होगा, अभी अभी हमने देखा है औसत बल जो होता है वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और जिसे हम चाहें तो आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। क्या आवेग का मान हमने ज्ञात कर रखा है, कितना है 13,500। अच्छा, समय अंतराल यहां पर कितना लग रहा है 1 से 2.5, क्या समय अंतराल 1.5 सेकंड होगा। जैसे हम 1.5 सेकंड से डिवाइड करते हैं तो हमें यहां पर औसत बल का मान मिल जाता है 9,000 न्यूटन। तो मैं यहां पे कह सकता हूं बेस बॉल पर लगाया गया जो औसत बल होगा वो कितना होगा 9,000 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफटी वक्र के क्षेत्रफल से हमने संवेग में परिवर्तन ज्ञात किया जो आवेग के बराबर भी होता है, और फिर हमने एवरेज बल निकाला किससे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से, जिसे आई बाई डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है, और उससे हमें फाइनल जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो कितना है 9,000 न्यूटन। यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आवेग हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, या तो आवेग होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर, पहली इंफॉर्मेशन, या फिर वो समाकलन एफ डी टी के बराबर भी होता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम ले रहे हैं। इस बार हमें एफ का एक समीकरण दिया हुआ है समय के साथ, एफ इज इक्वल टू 60+2, और हमसे पूछा गया है t=0 से लेकर t=4 सेकंड तक आवेग का मान क्या होगा। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, संवेग में परिवर्तन के बारे में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आवेग पूछ लिया गया है। इसका मतलब अब हमें कौन सा समीकरण यूज करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समाकलन एफ डी टी। कहां से कहां तक होगा, t1 से लेकर t2 तक। इस समीकरण को हमें यूज करना पड़ेगा आवेग प्राप्त करने के लिए। अच्छा, f हमें कितना दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो f का समीकरण हमें दिया हुआ है 60+2। अब समाकलन करना पड़ेगा किस अंतराल में, 0 से लेकर 4 सेकंड तक में। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमने देखा कि संवेग में परिवर्तन से मिलेगा या एफ डी टी से मिलेगा। क्योंकि यहां पर बल का समीकरण दिया हुआ है तो हमने आवेग के लिए समाकलन एफ डी टी से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया। क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, चलिए सोल्व करके देखते हैं तो क्या बनता है एक्सप्रेशन देखते हैं। 60 का जो समाकलन है वो हो जाएगा 3t², वो बनेगा 6t²/2, जिसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और 2 का क्या बनेगा 2t। कहां से कहां तक, इसकी जो लिमिट्स होंगी वो 0 से लेकर 4 तक होंगी। अच्छा, यदि हम इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो ये बनेगा 3 × 4² प्लस 2 × 4 माइनस 0, और जिसे हम फर्दर सोल्व करें तो ये बन जाएगा 16 × 3 48 प्लस ये बन गया 8 माइनस 0, और जिसे हम लिखें तो ये आएगा 56 न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो बल लग रहा, जो आवेग होगा 0 से 4 सेकंड में वो होगा 56 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये आवेग का मान प्राप्त हो चुका है। लेकिन इसने एक चीज और पूछ ली है, 4 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। अच्छा, कण का वेग हम कैसे निकालेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेग जो होता है I, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है। आई किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है। अच्छा, आवेग का मान कितना आया है 56। डेल्टा पी को क्या हम लिख सकते हैं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, लिख सकते हैं नहीं।
अच्छा, बात आती है अंतिम संवेग तो हम निकाल लेंगे, लेकिन प्रारंभिक संवेग कैसे लिखें? क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है स्थिर अवस्था से प्रारंभ हो रहा है। स्थिर अवस्था से प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक संवेग कितना होगा? 0। तो बताइए अंतिम संवेग कितना होगा? 56 इज इक्वल टू, अंतिम संवेग क्या लिखोगे? m कितना है? 2 इंटू अंतिम वेग दैट इज vf। आप चेक कर लीजिएगा, vf जो है अंतिम वेग जो आएगा वो आएगा 28 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसका जो 4 सेकंड पर कण का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दोनों चीजें हमने यूज की हैं। आवेग पहले एफ dt से निकाला और फिर हमने उससे संवेग में परिवर्तन भी ज्ञात कर पा रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन कितना होगा इस बल के कारण। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? चलिए एक और प्रश्न ले रहे हैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी हुई है, लेकिन हमसे आवेग की गणना करवानी है। लेकिन इस वक्त ग्राफ किस किस के बीच में दिया है? x और t, मतलब समय और स्थिति के मध्य का एक ग्राफ हमें दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा गया है? t = 4 सेकंड पर कण का पर आवेग कितना लगेगा। अच्छा, मुझे बताइए आवेग की दो परिभाषाएं थी। एक परिभाषा क्या थी? आवेग जो होता है वो डेल्टा पी के बराबर भी होता है, और आवेग जो है वो समाकलन एफ dt के बराबर भी होता है, t1 से लेकर t2 तक। अच्छा, बात आती है इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूले की हेल्प लेकर हम आवेग प्राप्त कर सकते हैं। अब सोचने की कोशिश कर सकते हैं xt वक्र से हमें क्या मिल सकता है। यदि मैं सोचने की कोशिश करूं तो xt वक्र का जो ढाल होता है वो हमें वेग प्रदान करता है। तो यहां पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, क्या? xt वक्र की जो ढाल है वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है वेग। अच्छा, वेग हमें पता हो और साथ में कण का द्रव्यमान हमें दिया हुआ, तो क्या हमें संवेग पता चल सकता है? इसका मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है I = ΔP, क्योंकि ये एक समीकरण है जो हमारी हेल्प कर सकता है आवेग को प्राप्त करने में। लेकिन किस समय पे प्राप्त करना है? 4 सेकंड पर। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर t = 4 सेकंड से जस्ट पहले इस कण का वेग प्राप्त करेंगे और t = 4 सेकंड के जस्ट बाद कण का वेग प्राप्त करेंगे। अच्छा, बात आती है वेग कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये मान कितना दिया हुआ है? 40। ये मान कितना है? 4। तो क्या मैं कह सकता हूं ये मान जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इसकी ढाल जो है वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो यहां पे प्रारंभिक संवेग 4 सेकंड से जस्ट पहले का संवेग लिख रहा हूं। द्रव्यमान कितना है? 2, और उसका वेग कितना आया? 10। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 20 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इसका प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अंतिम संवेग निकालते हैं 4 सेकंड के जस्ट बाद। जस्ट बाद का मतलब क्या हुआ? ये तो अभी भी 40 रहेगा, लेकिन ये मान कितना हो जाएगा? 5। तो बताइए अंतिम संवेग कितना हो जाएगा? क्या मैं 2 इंटू -8 लिख सकता हूं? माइनस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे जो कोण बनेगा वो अधिक कोण बनेगा, और अधिक कोण होने का मतलब क्या हुआ? यहां पर हमें नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह भी लेना पड़ेगा। तो यहां से हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो -16 न्यूटन इंटू सेकेंड अंतिम संवेग आपको प्राप्त होगा। यहां तक सबको क्लियर है? पहले हमने ढाल से वेग निकाला, वेग को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करने पर हमें संवेग प्राप्त हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग आया 20 न्यूटन इंटू सेकेंड, जबकि अंतिम संवेग हमें मिला -16 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो बताइए आवेग कितना होगा? क्या मैं आवेग बोल सकता हूं P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा या नहीं होगा? अच्छा, तो क्या लिखूंगा? -16 अंतिम है, -20 प्रारंभिक है। सोल्व करके देखिएगा -36 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये हमें आवेग यहां पर प्राप्त होगा। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आया कि xt वक्र भी हमको दे सकता है और वहां से भी हम आवेग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस बार हमने क्या किया? प्रारंभिक संवेग ज्ञात किया, अंतिम संवेग ज्ञात किया, और फिर हमने वहां से आवेग की कैलकुलेशन कर पाए हैं। यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए, तो हम आते हैं नेक्स्ट नियम पर हमारे, दैट इज न्यूटन का तृतीय नियम। तो अभी तक न्यूटन का प्रथम नियम हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम भी हम पढ़ चुके हैं, उस पर आधारित प्रश्न भी हम कर चुके हैं, कुछ नई टर्म्स भी हमको सीखने को मिली। कौन कौन सी टर्म्स हमें सीखने को मिली? आवेग क्या होता है वो हमने सीखा, फिर हमने संवेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा, पानी की धार द्वारा बल कितना लगता है वो भी हमने देखा। अब हम उसी सीक्वेंस में न्यूटन के तृतीय नियम पर आ रहे हैं। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है?
प्रत्येक क्रिया की एक सदैव एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मतलब उनको सिंपल लैंग्वेज में कहूं, यदि हम किसी एक वस्तु पर कोई बल अप्लाई करते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल अप्लाई करती है। क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है, जिसे एक को क्रिया कहेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। यहां पर दो वस्तुएं हैं, ए और बी। यहां पर ए जो है बी पर बल लगाएगा और बी किस पे लगाएगा, ए पर। तो यहां पर एफ ए बी इसे हम बोल सकते हैं। एफ ए बी का मतलब हुआ ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, ए पर बी द्वारा लगाया गया बल। और यहां पर इसे बोल सकता हूं एफ बी ए। एफ बी ए का मतलब हुआ बी पर ए द्वारा लगाया गया बल। एक्चुअल में ए जब है बी पर भी बल लगाएगा तो बी भी क्या करेगा, उस ए पर बल लगाएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे यदि मैं इस बोर्ड पर बल लगाता हूं, जैसे ही मैं इस बोर्ड पर बल लगाता हूं तो क्या होगा, बल लगाने पर तुरंत क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर बल लगाऊंगा तो ये भी एक प्रतिक्रिया बल मुझ पर लगाएगा। मतलब मैंने उस पर लगाया तो वो किस पे लगाएगा, मुझ पर लगाएगा। दुनिया में जितने भी बल आप देखते हैं वो सभी क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों को पालन करते हैं। जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर लगाती है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यहां पर इसमें एक अच्छी चीज ये है, यदि ये इस दिशा में लग रहा है तो यहां पर ये इस दिशा में लगेगा, यदि इधर से बल इस दिशा में है। और यदि दोनों एक दूसरे पे विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, मतलब ये उस दिशा में लगाएगा तो ये इस दिशा में इस पे बल लगाएगा। तो जो चीज तो यहां पे लिखा हुआ है, दो वस्तुएं चाहे वे एक दूसरे को आकर्षित कर रही हो या प्रतिकर्षित कर रही हो तो उनके मध्य का परिमाण समान होता है तथा विपरीत दिशा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल कर आई है कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की कुछ खास बातें हैं। क्या क्या खास बातें हैं, दोनों का परिमाण हमेशा समान होगा। मतलब जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाएगी उतना ही बल दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर लगाएगी। दोनों का परिमाण समान होगा, लेकिन दोनों की बल लगाने की जो दिशा है वो विपरीत दिशा होगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा कंक्लूजन में निकाल सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ बी ए। अच्छा, ये माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि दोनों बलों की जो दिशा है एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत। दोनों का परिमाण समान होगा पर दोनों के बलों की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। ये सिंपल सी बात यहां से निकल कर आती है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो हमें बल को परिभाषित करना सिखाता है। बल क्या है, बल एक तरह का धक्का है या एक तरह का पुश या पुल है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है। ये हमने सीखा था। न्यूटन का द्वितीय नियम से हमने उस बल का मापन करना सीखा। मापन का इन द सेंस कितना बल उस वस्तु पर लग रहा है वो हमने देखा, उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो बात दिमाग में आती है, तीसरा नियम हमें क्या बताता है, तीसरा नियम हमें बताता है उस बल के कुछ गुणधर्म हमें बताता है कि बल में क्या क्या खास बातें होती हैं। तो वही तीसरी चीज हम यहां पर सीखने जा रहे हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये पालन करते हैं। जितने भी बल होंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहां पर लिखा हुआ है, हम कभी भी एकल विलगित बल उत्पन्न नहीं कर सकते। एकल विलगित बल का मतलब होता है सिंगल आइसोलेटेड बल। सिंगल आइसोलेटेड बल का मतलब यह हुआ कि यदि मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो वस्तु मुझ पर बल नहीं लगाए। जितना बल मैं उस पर लगाऊंगा वो ही उतना ही बल वो उसको मुझ पर लगाना पड़ेगा। ये हमेशा युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। हमेशा किसके रूप में होते हैं, युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी सिंगल आइसोलेटेड बल उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बल हमेशा युग्म में ही उत्पन्न होते हैं। सबको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य कोई भी समयांतराल नहीं होता है, ये एक साथ होती है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिया कारण है और प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज पहले हो रही है दूसरी चीज बाद हो रही है, ये दोनों एक साथ होते हैं। मतलब यदि मैं किसी वस्तु पे बल लगाऊंगा तो उतना ही बल वो मुझ पर लगाएगा, लेकिन ये दोनों एक साथ होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उस पर बल लगाया इसके कारण वो मुझ पर बल लगा रहा है, ऐसा नहीं है। यदि मैं उस पर बल लगा रहा हूं तो इसे मैं क्रिया कह सकता हूं, और वो जब मुझ पर बल लगा रहा है ये उसका प्रतिक्रिया हो सकता है। लेकिन यदि दूसरी वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा जाए तो ये कह सकते हैं कि उसने मुझ पर पहले बल लगाया तो वो है क्रिया, और जो मैंने उसको दिया वो प्रतिक्रिया। तो इसलिए हम कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन क्रिया है कौन प्रतिक्रिया। दोनों हमेशा एक समय पे होते हैं, इनके मध्य किसी प्रकार का कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। याद रखेंगे इस चीज को। चलिए तीसरा पॉइंट आता है, ये हमेशा समान प्रकृति के होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। समान प्रकृति का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा था कि नेचर में जितने भी बल होते हैं वो सभी
कहीं ना कहीं युग्म इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। सभी बल का मतलब तनाव बल हो सकता है, घर्षण बल हो सकता है, स्प्रिंग बल हो सकता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, चुंबकीय बल हो सकता है, विद्युतीय बल हो सकता है। जितने भी बल आप नेचर में देखते हैं वो सारे कहीं ना कहीं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करेंगे। अब बात आती है समान प्रकृति का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब यह है, यदि एक वस्तु है, मान लीजिए m द्रव्यमान की है, m1 द्रव्यमान है और दूसरी वस्तु m2 द्रव्यमान की है। यदि पहली वस्तु पर m1 पर इसके कारण एक बल लग रहा है, नाम दे देता हूं मैं F12। F12 का मतलब हुआ वस्तु 1 पर 2 के कारण लगाया गया बल, कह सकते हो नहीं। अच्छा, बात आती है यहां पर भी एक बल लगेगा F21, वस्तु 2 पर 1 के कारण लगाया गया बल। ये दोनों जो बल हैं ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन कर रहे हैं, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन दोनों की प्रकृति भी समान होगी। यदि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको खींच रहा है तो ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि mg जो बल है उसका प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो जाए या तनाव बल हो जाए या कुछ और हो जाए। नहीं, तनाव बल का प्रतिक्रिया बल तनाव बल होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा, घर्षण का प्रतिक्रिया बल घर्षण बल होगा। मतलब वो हमेशा समान प्रकृति के ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो 4th पॉइंट आता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल उन वस्तुओं के लिए भी संभव है जो भौतिक रूप से संपर्क में नहीं है। ये तो हमने देखा ही है कि यदि दो वस्तु एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए तो उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है Gm1m2/r², दोनों वस्तुओं के ऊपर लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, संपर्क में नहीं है तो भी बल लग रहा है। मतलब जितना बल प्रथम वस्तु पे लग रहा है उतना बल दूसरी वस्तु पर भी लगेगा। तो भौतिक रूप से संपर्क नहीं है तो भी वहां पर ये बल रह सकता, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पालन जरूर होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, घर्षण बल, शान बल, तनाव बल, विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल आदि सब बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, नेचर में जितने भी वास्तविक बल होंगे वो सभी कहीं ना कहीं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन अवश्य रूप से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई भी बल बिना युग्म के संभव ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निरस्त नहीं करते हैं क्योंकि ये सदैव अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है यहां पर m1, ठीक है, दूसरी वस्तु है यहां पर m2। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इस पर एक बल लग रहा था F12 और यहां पर भी एक बल लग रहा है दैट इज F21। ये हमने कहा क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ठीक है। क्या दोनों का परिमाण समान था? क्या दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत थी? लेकिन तब भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाला बल तो इस वस्तु पे लग रहा है, जबकि ये वाला बल जो है F21 वो M2 पे लग रहा है। क्या दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं? अलग अलग वस्तुएं हैं तो उन पे लगने वाला बल का परिमाण बिल्कुल समान है, उनकी दिशा भी बिल्कुल विपरीत है, लेकिन तब भी ये एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे लेने की कोशिश करते हैं जहां पर क्रिया प्रतिक्रिया नियम एक बहुत अच्छी हेल्प करता है उस प्रोसेस को समझने में। तो उदाहरण है जैसे चलना, तैरना, गोली दागने पर वस्तु का पीछे आना या रॉकेट का प्रणोदन। इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। चलते कैसे हैं? अच्छा, चलते समय हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम किस प्रकार से हेल्प करता है? जैसे हम चलने की कोशिश करते हैं तो क्या हम धरातल के ऊपर एक बल आरोपित करते हैं? किस दिशा में? जैसे हम चलते हैं तो धरातल पे हम एक पीछे की तरफ एक बल आरोपित करते हैं। किस तरफ बल आरोपित किया? पीछे की दिशा में एक बल आरोपित किया। तो उसका प्रतिक्रिया बल कौन उत्पन्न करेगा? धरातल। किसके ऊपर? हमारे ऊपर। किस दिशा में? क्रिया के विपरीत दिशा में, प्रतिक्रिया आगे की दिशा में। और ये आगे जो बल लग रहा है हमारे ऊपर, यही हमारी चलने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं चलने में हमारे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन हो रहा है। अच्छा, तैरते समय हम क्या करते हैं? जब हम तैरते हैं तो हम देखा होगा हम पानी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि हम पानी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्रिया बल लगाया है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। किस दिशा में? पीछे की दिशा में। तो पानी भी हम पर एक बल लगाएगा। किस दिशा में? आगे की ओर। और वही बल जो हमारे पर आगे की ओर लग रहा है वही हमारे आगे जाने में हेल्प करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं तैरने में भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल दिया था गोली दागने पर बंदूक का पीछे आना। अब इसका कैसे हुआ? जैसे हम गोली को दाग रहे हैं तो क्या गोली आगे की दिशा में
गति कर रही है, आगे की दिशा में उसका संवेग है, मतलब उसके पास कहीं ना कहीं गोली के ऊपर आगे की दिशा में एक बल कार्यरत हो रहा है। अच्छा, जितना बल गोली के ऊपर आगे की ओर कार्यरत हो रहा है तो प्रतिक्रिया नियम के हिसाब से क्या उतना ही बल पीछे की ओर बंदूक पे लगेगा, और वही बल जो है बंदूक के पीछे लगेगा, और वही बल उस बंदूक को पीछे आने में मदद करता है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन हो रहा है। तो हम बहुत सारे नेचर में ऐसे प्रोसेस देख सकते हैं जहां पे क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ही पालन करते हुए हम देखते आए हैं, कह सकते हैं नहीं। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज रॉकेट का प्रणोदन। रॉकेट जो हवा में ऊपर जाता है वो कहीं ना कहीं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को पालन करते हुए ही जा रहा है। जरा इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए हमारे पास एक रॉकेट है इस तरह से, जिसका द्रव्यमान m है। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं रॉकेट में प्रोसेसिंग हो क्या रही है, होता क्या है। यहां अंदर बहुत सारी गैसेस भरी होती हैं, और गैसेस क्या करती हैं, जब जलती है तो बाहर की तरफ नीचे की ओर निकलने की कोशिश करती है। ये एक बल आरोपित करती है वायुमंडल के ऊपर, किस तरफ, नीचे की ओर आरोपित करती है, और जिसको हम एक नाम भी देते हैं थ्रस्ट फोर्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रस्ट फोर्स। ये बल नीचे की ओर आरोपित होता है, किसके कारण, गैसेस के द्वारा नीचे की ओर ये आरोपित होता है। क्या उतना ही बल वायुमंडल भी इस रॉकेट के ऊपर लगाएगा, लेकिन किस दिशा में लगाएगा, ऊपर की ओर, जिसका परिमाण होता है Vdm/dt। कितना परिमाण होता है, Vdm/dt। और यही बल जो है इस रॉकेट को ऊपर जाने में मदद करता है। तो हम यहां पर ध्यान से सुनना, जितने भी एग्जांपल हमारे सामने लिए, चाहे चलना हो, चाहे तैरना हो, चाहे बंदूक का पीछे आना हो, या रॉकेट प्रणोदन, कहीं ना कहीं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हुए ही ये सारे प्रोसेस को कर रहे हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, रॉकेट प्रणोदन को प्रॉपर्ली समझते हैं। तो यहां पर एक रॉकेट है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर त्वरित कर रहा है। एक रॉकेट है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें, m। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक बल लगेगा जिसका मान होगा mg, होगा या नहीं होगा, नीचे की ओर एक mg बल इस पर कार्यरत होता चला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इस पर समझने की कोशिश करते हैं, इस पर बल और कौन सा लगेगा, क्योंकि इसको mg को कोई ना कोई संतुलित तो करेगा तभी ये ऊपर उठ सकता है। अब ये संतुलित बल कौन लगेगा, एक्चुअल में यहाँ पर जो गैसेज हैं वो कंटिन्यूअसली बर्न होंगी, जलती रहेंगी। उसी कारण यहाँ पर एक वायुमंडल पर एक वो बल लगाती हैं, किस तरफ, नीचे की ओर। किस तरफ लगाएंगी, बल नीचे की ओर लगाएंगी। उतना ही बल वायुमंडल भी इस पर लगाएगा, ऊपर की तरफ, और जिसका मान होता है v रिलेटिव इंटू dm/dt, जिसे हम vdm/dt भी कह सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, v रिलेटिव यहां पर क्या है, निष्कासित द्रव्यमान का रॉकेट के सापेक्ष वेग, मतलब जो गैसेज यहां पे निकल रहे हैं उसका रॉकेट के सापेक्ष क्या वेग है, तो उसके हिसाब से यहां पर एक बल लगेगा ऊपर की ओर, जिसके मैंने अभी बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। हम इसे क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। इतना बल उस रॉकेट पर लगेगा, किस तरफ, ऊपर की ओर। अच्छा, अब दो बल हैं इस रॉकेट के ऊपर, एक बल है ऊपर की ओर और एक बल है नीचे की ओर। अच्छा, यदि रॉकेट को ऊपर जाना है तो नेट बल किस तरफ चाहिए हमें, ऊपर की ओर। तो यहां पे लिखा हुआ है यदि रॉकेट ऊपर की ओर उठ रहा है तो हम कह सकते हैं नेट परिणामी बल हमें किस तरफ चाहिए, ऊपर की ओर। तो समीकरण क्या बन सकता है, v रिलेटिव dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m इंटू ए। ये हमारा प्रथम एक्सप्रेशन बन सकता है, v रिलेटिव इंटू dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू क्या बनेगा, m इंटू ए। यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा, इसमें एक बात आती है, यदि रॉकेट नियत वेग से जाए। अच्छा, नियत वेग से जाने का मतलब क्या होता है, उसका तुरंत जीरो होगा, और तुरंत जीरो होगा तो ये एम वाली टर्म क्या जीरो हो जाएगी। तो बताइए अब एक्सप्रेशन क्या बचेगा, v रिलेटिव इंटू dm/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो यहां पर दो एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहे हैं, या तो रॉकेट ऊपर जा रहा होगा किसी त्वरण के साथ तो हम ये समीकरण यूज कर सकते हैं, और यदि रॉकेट किसी नियत वेग से ऊपर जा रहा होगा तो हम ये समीकरण यहां पर यूज कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो यहां पर ध्यान रखना है, v रिलेटिव इंटू dm/dt कौन सा बल है, ये रॉकेट पर लगने वाला बल है वायुमंडल के द्वारा ऊपर की ओर, जो प्रतिक्रिया बल के कारण उत्पन्न हुआ है। यहां पर मैं ये कह सकता हूं। यहां तक सबको क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे। यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम रॉकेट की पूरी प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि रॉकेट प्रणोदन में निष्कासित गैस का रॉकेट के सापेक्ष वेग, रॉकेट के सापेक्ष वेग कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझने की कोशिश करते हैं ये हमें क्या दिया हुआ है। क्या मैं इसे v रिलेटिव कह सकता हूं, वो कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो 2000 मीटर प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है।
पहली चीज सबको क्लियर हुई। तो हमें रॉकेट का रिलेटिव वेग दे दिया गया, सॉरी गैसेस का रिलेटिव वेग दे दिया गया है किसके सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष। पहली चीज तो ये आ गई है। अच्छा, रॉकेट का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1000 kg। अच्छा, ये कहा गया ईंधन के दहन की दर आपको बतानी है। क्या बताना है, ईंधन के दहन की दर। अल्टीमेटली हमें क्या बताना है, dm/dt का मान ज्ञात करना है, ताकि रॉकेट ऊपर की ओर किस त्वरण से जा सके, 4.9 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, आप समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रॉकेट था m द्रव्यमान का, इस पर एक बल लग रहा था, कौन सा, mg। अच्छा, इस पे ऊपर की तरफ कौन सा बल लगेगा, v रिलेटिव इनटू dm/dt। क्या ये बल ऊपर की ओर लगेगा। अच्छा, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो क्या इस बल को बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं समीकरण लिख सकूंगा, v रिलेटिव इनटू dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, m इंटू ए। लिख सकते हो नहीं। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। v रिलेटिव की जगह तो हमने लिख दिया 2000 इंटू dm/dt। अच्छा, मैं इस टर्म को इधर ले आता हूं तो क्या बन जाएगा, m इंटू जी प्लस ए। लिख सकता हूं या नहीं। हाँ जी, आगे देखिए क्या लिखेंगे हम, 2000 इंटू dm/dt। द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 1000 रॉकेट का, जी की जगह हम लिख रहे हैं 9.8, ए की जगह हमें दिया हुआ है 4.9। जैसे हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो dm/dt बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 14.7 डिवाइडेड बाई 2। जिसे हम आगे सोल्व करें तो यहां पे ये बनता है 7.35। यूनिट जो होगी वो होगी kg पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं किस दर से ये रॉकेट का ईंधन जो है वो दहन कर रहा है, 7.35 kg पर सेकेंड से। तो यहां पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि यहां पर दो बल थे, एक बल था ऊपर जिसको हम थ्रस्ट बल भी कहते हैं, और एक बल था नीचे mg। इन दोनों के बीच में फाइट थी। ये बल डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए, तभी ये रॉकेट ऊपर की ओर जा सकता है। यदि mg बड़ा होता तो ये रॉकेट को उठने भी नहीं देता। तो हमने कैलकुलेशन की है और हमारा फाइनल आंसर कितना पहुंचा है, दैट इज 7.35 kg पर सेकेंड। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न हम यहां पर ले रहे हैं। इस बार क्वेश्चन में दिया है एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 120 kg और कहा गया है गुरुत्व विहीन क्षेत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया, गुरुत्व विहीन, मतलब वहां पे किसी प्रकार का कोई भी mg बल कार्यरत नहीं है। पहली चीज हमें यहां पर दे दी गई है और कहा गया है यदि रॉकेट 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 1 kg पर सेकंड की दर से गैस को निष्कासित करता है। तो यहां पर समझने की कोशिश करना, ये रॉकेट है, m द्रव्यमान का यदि होता तो नीचे बल कौन सा लगता, mg, लेकिन गुरुत्व विहीन होने के कारण इसका मान ये कितना हो जाएगा, 0। लेकिन क्या ईंधन अभी भी बर्न हो रहा है, हाँ, इसका मतलब ऊपर तो एक बल अभी भी लगेगा, कौन सा, v रिलेटिव इंटू dm/dt। अच्छा, क्या यही बल इसको ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा, क्योंकि नीचे तो कोई बल है ही नहीं। तो बताइए इस केस में हमारा समीकरण क्या होना चाहिए, v रिलेटिव इंटू dm/dt किसके इक्वल होगा, m इंटू ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि mg इस बार कार्यरत नहीं है। क्या v रिलेटिव हमें दिया हुआ है, हाँ, 600 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ जी, dm/dt क्या हमें दिया हुआ है, हाँ, दैट इज 1 kg पर सेकेंड। क्या रॉकेट का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, हाँ, दैट इज 120 kg। इंटू ए हमें प्राप्त करना था, तो ए की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो रॉकेट है वो किस त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो ऊपर की ओर गतिशील होगा। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो यहां पर हमने रॉकेट प्रॉब्लम्स में जो देखा था उसमें हमने देखा कि रॉकेट के ऊपर दो बल कार्यरत होते हैं, यदि होंगे तो एक बल लगेगा ऊपर की ओर जिसे हम थ्रस्ट बल कहते हैं, v रिलेटिव इंटू dm/dt, और दूसरा बल यहां पर होगा mg जो नीचे की ओर कार्यरत होगा। इन दोनों में से यदि रॉकेट को ऊपर जाना है तो मैं बोल सकता हूं v रिलेटिव इंटू dm/dt बड़ा होना चाहिए, किससे, mg से। तो हमारा समीकरण बनेगा Fnet इक्वल टू ma से यदि सोचे तो Fnet कितना हो जाएगा, v रिलेटिव इंटू dm/dt माइनस mg, वो किसके इक्वल होगा, ma के बराबर वो हो जाएगा, कह सकता हो नहीं, और जिसके कारण रॉकेट ऊपर जाएगा। हाँ, यदि गुरुत्व विहीन क्षेत्र आपको दिया गया हो क्वेश्चन में तो हम वहां पर mg को 0 कर देंगे और उस केस में समीकरण रह जाता है ओनली v रिलेटिव इंटू dm/dt इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकृति के मूलभूत बल, मतलब नेचर में जितने भी बल लगते हैं वो सब को यदि हम देखा जाए तो ब्रॉडली उनको 4 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम जानते हैं, जब दो वस्तुएं, एक वस्तु का द्रव्यमान m1 हो और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 हो, तो दोनों एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती हैं जिसका परिमाण जो होता है F इज इक्वल टू होता है gm1m2 बाई r स्क्वायर, जो
बहुत ही क्षीण बल होता है, लेकिन इसका जो बहुत दूर की वस्तु तक भी ये कार्यरत होता है, प्लैनेट वगैरह भी ये सब कार्यरत होता है। तो प्रथम बल जो आता है दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल एक्चुअली में दो बलों से मिलकर बना है, स्थिर वैद्युतिकी बल और चुंबकीय बल, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे आप पढ़ेंगे भी कि विद्युत चुंबकीय बल वस्तु पर किस प्रकार से कार्यरत होता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद कि जैसे दो आवेश यहाँ पे रखे हुए, एक का परिमाण Q1 है, एक का परिमाण Q2 है, तो उन पे जो बल लगेगा कूलम नियम के अनुसार K Q1 Q2 R स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है ये विद्युत चुंबकीय बल एक तरह से विद्युत स्थितिकी बल है। इसी तरह से मैग्नेट्स के बीच में भी यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है। तीसरा बल जो आता है प्रबल न्यूक्लियर बल। प्रबल न्यूक्लियर बल जो होता है, ये ध्यान रखना, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर लगता है। नाभिक में आप लोग जानते हैं प्रोटॉन भी होते हैं और साथ के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक तरह का एक आकर्षण बल होता है, जो सबसे मजबूत बल भी होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बल भी होता है, प्रबल न्यूक्लियर बल, जो इस नाभिक को बांधे रखता है। ठीक है। और चौथा बल यहां पर आता है दुर्बल न्यूक्लियर बल, जिसे वह बोल सकते हैं क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल जो होता है, जब ये यहाँ पे पार्टिकल रेडियो एक्टिव डिके करते हैं तो उस केस में यहां पर एक बल लगता है, जिसमें उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है। यदि हम इनको चारों को देखना चाहें तो इसके बारे में एक सिंपल सा डिस्कशन हम कर सकते हैं कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसकी स्ट्रेंथ यदि हम देखें, स्ट्रेंथ का मतलब है उनकी क्षमता कितनी है। तो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग बल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होता है, उससे वीक होता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, उससे वीक होता है आपका वीक न्यूक्लियर बल, और सबसे वीक होता है दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की जो रेंज होती है ये अनंत होती है, मतलब बहुत दूर के पार्टिकलों पे भी ये कार्यरत रहता है, जबकि आपका विद्युत चुंबकीय बल भी अनंत दूरी पर भी काम कर सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बल जो होता है सिर्फ नाभिक के अंदर ही काम करता है। नाभिक के अंदर, नाभिक के आप लोग को थोड़ा साइज आइडिया हो तो लगभग 1 फर्मी के ऑर्डर के होते हैं, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो वहां पर ही ये बल कार्यरत होता है, उससे ज्यादा दूरी पर ये अचानक से क्षीण हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बात आती है ये किन पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल बल या गुरुत्वाकर्षण बल जो है सभी कणों के मध्य लगता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल जो है वो सिर्फ आवेशित कणों के मध्य ही लगता है। यहां पर ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर जो है एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में ही ये कार्यरत होता है। तो जितने भी बल हम नेचर में देखते हैं, चाहे वो तनाव बल हो, चाहे वो आपका घर्षण बल हो, चाहे आपका स्प्रिंग बल हो, चाहे आपका विलंब प्रतिक्रिया बल हो या शान बल हो, ये सारे बल कहीं ना कहीं इन्हीं चारों प्रकृति में से किसी एक प्रकृति के होंगे। सबको क्लियर है? चलिए अब हम मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको किस तरह से हम हैंडल करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। न्यूटन के नियम पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में इन सभी स्टेप्स को हमें फॉलो करना है ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सके। जिनमें सबसे पहला स्टेप आता है निकाय को पहचाने। निकाय का मतलब होता है सिस्टम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है निकाय होता क्या है। हमें जिसके बारे में अध्ययन करना है, जिसकी गति का अध्ययन करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, निकाय। अब निकाय एक वस्तु भी हो सकती है, दो वस्तुएं भी हो सकती हैं, 4 वस्तुएं भी एक साथ हो सकती हैं, 10 वस्तुएं भी हो सकती हैं, बहुत पार्टिकल एक साथ भी लिए जा सकते हैं। मतलब निकाय के लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, एक कण एक वस्तु को ले या 10 वस्तुओं को एक साथ लें, उसका एक सिंपल सा रूल है, सभी वस्तुओं का जो गति है वो एक जैसी होनी चाहिए, या हम कहें उन सभी का त्वरण एक जैसा होना चाहिए। त्वरण एक जैसा होने का मतलब उनका परिमाण भी समान होना चाहिए, उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। तो निकाय के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पहचानेंगे निकाय किसको ले रहे हैं, हम किसकी गति का अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा, जो हमारा निकाय है उसको छोड़कर जो बच जाता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, और जो निकाय है वो हमारा सिस्टम बन जाएगा। सबको क्लियर हुआ? सेकंड स्टेप आता है निकाय पर लगने वाले बलों को पहचाने। अब अपन ने अभी तक पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। डेफिनेटली यदि निकाय किसी बाह्य वस्तु पर, बाह्य वायुमंडल पर कोई बल लगाएगा तो वायुमंडल भी इस निकाय पर एक बल लगाने वाला है। तो हमें उन सभी बलों को पहचानना है कि कौन कौन से बल यहाँ पर कार्यरत हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मुझे आप सबको मेरी गति का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्या बन जाऊंगा, निकाय, और मुझ पर लगने वाले सभी बलों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब कौन कौन से बल मुझ पर कार्यरत होंगे वो एक एक करके हम पहचानना सीखेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। ठीक है। नेक्स्ट आता है एफबीडी बनाएं। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है यहां पर जितने भी बल कार्यरत हो रहे थे उन सभी को दिशा सहित हमें चित्र रूपांतरण यहां पर उसका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितने भी वस्तुओं पर निकाय पर जो बल लग रहे थे उन्हें हमें दिशा सहित यहां पर दर्शाना है एफबीडी में। चौथा है हमें यहां पर त्वरण की दिशा को दर्शाना है। त्वरण की दिशा को पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वस्तु किस तरह गतिशील हो सकता है, उसके बारे में हमें सोचना है और उसकी एक प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट आता है बलों की दिशा को निर्धारित करते हुए एफ नेट इक्वल टू एम ए का प्रयोग करना है। बलों की दिशा को निर्धारित करते हुए, अच्छा यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एफ नेट इक्वल टू एम ए। ध्यान रखना है एफ नेट को हम एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण। ये कारण होते हैं और ये उसका प्रभाव होता है। एम ए क्या है? ये उसका प्रभाव है। ध्यान रखना एम ए कॉज नहीं है। इसका एक सिंपल सा मतलब है यदि कहीं पर कोई कारण है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपको दिखाई देगा और यदि किसी वस्तु पर कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है तो वहां पर कोई ना कोई कारण होना आवश्यक है। सिंपल सा मैं कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं भी यहां पर आपके सामने स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ हूं। स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ हूं इसका मतलब मुझ पर प्रभाव कितना होगा? जीरो। प्रभाव का मतलब है त्वरण से। क्या मेरा कोई त्वरण है? नहीं है। इसका मतलब मुझ पर जितने भी बल लग रहे होंगे वो सब का कारण क्या हो जाएगा? जीरो। यदि कोई कारण ही नहीं है तो कोई प्रभाव भी नहीं हो सकता और कोई प्रभाव भी नहीं है तो कोई कारण भी नहीं होना चाहिए। इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ यदि आपको कोई वस्तु त्वरित होती हुई दिखाई दे रही है तो उसका मतलब वहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, कोई ना कोई प्रभावी नेट बल होना जरूरी है। तो बहुत सिंपल सी बात हम यहां से कह सकते हैं यदि कोई कारण है तो यहां पे हमें प्रभाव दिखाई देगा और कोई प्रभाव है तो वहां पर कोई ना कोई कारण का होना जरूरी है। और लास्ट स्टेप आता है जो समीकरण इसकी सहायता से बनेंगे उन समीकरणों को हमें हल करना है और हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? हम निकाय को पहचानेंगे। सेकेंड स्टेप में निकाय पर लगने वाले बलों को पहचानेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फोर्थ स्टेप पे हम त्वरण की एक डायरेक्शन को अज्यूम करते हैं किस दिशा में जा सकता है कण, उसको हम सोचेंगे और उसके हिसाब से उसको यूज करते हुए हमें एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज करना है और फिर समीकरणों को हल करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निकाय पे कौन कौन से बलों को हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं, स्पेशली हमारे यांत्रिकी सब्जेक्ट के अंदर। चलिए बात करते हैं प्रकृति में जो अभी बल लगने वाले हैं। वैसे मूलभूत बल कितने थे? 4। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बल और आपका वीक न्यूक्लियर बल। ये 4 बल थे। लेकिन हम जो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर कुछ बलों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें सबसे पहला आता है गुरुत्वीय बल। ये गुरुत्वीय बल होता क्या है? यह वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं धरती पर कोई भी वस्तु रखी होगी तो धरती उसका पिता आकर्षण करने की कोशिश करेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। ये हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। वस्तु पर हमेशा किस तरफ लगेगा? नीचे की ओर। इसका परिमाण कितना होता है? mg। तो वो चीज मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये धरती है, ये इस एम द्रव्यमान की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। कितने बल से? mg से। जी यहां पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इतना बल ये वस्तु के ऊपर लगेगा, लेकिन इसका प्रतिक्रिया बल किस पे लगेगा? धरती के ऊपर या अर्थ के ऊपर। वो किस तरफ लगेगा? ऊपर की ओर। क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है वो हमेशा पालन करेगा चाहे दुनिया का कोई भी बल हो। अच्छा, इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा तो इस पर किस तरफ लगेगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ये कार्यरत होना पड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? इस पर किस तरफ लगेगा? नीचे। तो इस वस्तु पर कहां लगेगा? ऊपर। लेकिन हमें सिर्फ इस वस्तु के बारे में अध्ययन करना है तो सिर्फ हमें कौन सा बल दिखाना है? जो इस वस्तु के ऊपर लग रहा है बाह्य वस्तुओं के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर किस तरफ दर्शाना पड़ेगा? नीचे की ओर दर्शाना पड़ेगा। पहला बल सबको क्लियर हुआ? तो पहला बल हमें कौन सा लेना है? गुरुत्वीय बल, जो यहां पर कार्यरत होगा। जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो क्या अर्थ मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही होगी? कितने बल से? m × g बल से अपनी तरफ आकर्षित कर रही होगी। क्या उतने ही बल से मैं भी अर्थ को आकर्षित कर रहा हूंगा? बिल्कुल कर रहा हूंगा, लेकिन मेरे फ्री बॉडी डायग्राम में वो नहीं आएगी, वो अर्थ के फ्री बॉडी डायग्राम में आएगी। अभी मेरा फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ मुझे वो बल दर्शाना है जो अर्थ द्वारा मुझ पर लगाया गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा बल हम यहां पे ले रहे हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वे एक दूसरे पर एक बल लगाती हैं जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ, मान लीजिए दो सतहें जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो ये दोनों सतहें एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण एक दूसरे पर एक बल आरोपित करती हैं। उस बल का ही नाम क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ यदि संपर्क नहीं है सतहों का, इसका मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमेशा सतह के लंबवत लगता है। अच्छा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा क्या होगी? हमेशा सतह के लंबवत लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या थी? हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभिलंब बल सदैव क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में होता है। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, दुनिया में किसी प्रकार का कोई भी बल हो, हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया नियम का तो पालन उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है। अच्छा, एक सिंपल सी बात सोचने की कोशिश करते हैं, कई बार हम क्वेश्चन कर रहे हो, करते करते हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान लिजिए ऋणात्मक आ रहा है, तो ध्यान रखना ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, ये न्यूनतम मान इसका कितना हो सकता है? 0। और 0 होने का मतलब ही है उन दोनों के मध्य कोई संपर्क नहीं है, मतलब संपर्क टूट चुका है, ये हम बात यहां से कह सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभिलंब बल द्वारा केवल वस्तु को धक्का दिया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पुशिंग नेचर, मतलब इसके थ्रू हम किसी वस्तु को फेंक तो सकते हैं, लेकिन हम किसी वस्तु को खींच नहीं सकते हैं। हम इसके थ्रू वस्तु को धक्का तो दे सकते हैं, लेकिन हम इस वस्तु को खींच नहीं सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक किसी को डाउट है? अब हम देखते हैं, जैसे कुछ डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसी वस्तु पर किस प्रकार से कार्यरत होता है। मैंने भी बताया था, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत कार्यरत होता है, तो जितनी संपर्क सतह होंगी उतने ही अभिलंब प्रतिक्रिया बल होंगे। जैसे यहाँ पर एक रोड हमें दी हुई है, यहाँ पर कितनी संपर्क सतह है आप देख सकते हैं, 2 संपर्क बिंदु हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर, तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कितने लगेंगे? 2। तो यहां पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, सतह के लंबवत दिशा में लग रहा है इस तरह से, और हमेशा ध्यान रखना वस्तु की तरफ लगता है। यदि वस्तु इस तरफ है तो इस तरफ लगेगा, वस्तु ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर लगेगा। तो यहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक लगा N, और एक संपर्क सतह यहां पे होने के कारण एक और अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा N डैश। तो यहां पर 2 संपर्क सतह होने के कारण 2 अभिलंब प्रतिक्रिया बल यहां पर आपको प्राप्त होंगे। इनका मान निश्चित नहीं होता है, ये सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। एक और डायग्राम हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो इस सतह पे रखी हुई है। अच्छा, इस सतह पर भी कुल कितने अभिलंब प्रतिक्रिया बल? क्या मैं कहता हूं, एक ही संपर्क सतह है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कितने होंगे? सिर्फ एक होगा। तो इस तरह से लगेगा, हमेशा सतह के लंबवत दिशा में और वस्तु की तरफ लगेगा। अब जैसे मान लीजिए ये संपर्क सतह है, वस्तु इसके ऊपर रखी हुई है तो ऊपर की ओर लगेगा, यदि वस्तु इसके नीचे रखी होती तो नीचे की ओर यहां पर लगता। जिस तरह की संपर्क सतह होगी उस हिसाब से ही ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यदि इस नत्तल पे इस वस्तु को रख दिया जाए तो नत्तल पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैसे लगेगा? क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर अगेन एक संपर्क सतह है, संपर्क सतह है तो यहां पर अगेन एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल यहां पर लगने वाला है। हमेशा किस तरफ? वस्तु की तरफ लगेगा और हमेशा लंबवत दिशा में ही लगेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा उसका संपर्क सतह के साथ। सबको क्लियर हुआ? चलिए एक और डायग्राम हम ले रहे हैं, जैसे एक बाउल के अंदर एक वस्तु को रख दिया जाए तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? ये भी मैं कह सकता हूं हमेशा 90 डिग्री बनाएगा संपर्क सतह के साथ, और हमेशा वस्तु की तरफ ही ये कार्यरत होगा। तो यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आए हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल सिर्फ तभी लगेगा जब 2 संपर्क सतह एक दूसरे के संपर्क में हो। दूसरी बात, हमेशा सतह के लंबवत लगता है और वस्तु की तरफ लगता है। इसका कोई मान निश्चित नहीं है, इस सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। क्रिया प्रतिक्रिया के युग्म का यह हमेशा पालन करना ही इनको कंपल्सरी होगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो हमने अभी तक जो स्टेप्स सीखे थे अब उनको अप्लाई करने की बारी आती है। एक सिंपल सा प्रश्न ले रहे हैं, एक 10 केजी का ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है और हमसे पूछा गया है जिस पर कुछ बल लगाए गए हैं। एक 50 न्यूटन का बल यहां पे लगा हुआ है, एक 100 न्यूटन का बल यहां पे लगा हुआ है, कोण हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना होगा और वस्तु का त्वरण यहां पर कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है, एक सिंपल सा प्रोसीजर से हम देखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पहला स्टेप निकाय को पहचाने। अच्छा, यहां पे हमें किसके गति का अध्ययन करना है? हम क्या कह सकते हैं 10 केजी के ब्लॉक का अध्ययन करना है, तो हमारा निकाय कौन होगा? 10 केजी। पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप, निकाय पर लगने वाले बलों को पहचाने। यहां पर कौन कौन से बल आपको कार्यरत होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे यहां पर 4 बल दिखाई दे रहे हैं। पहला गुरुत्वीय बल, वो किस तरफ लगेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, क्योंकि संपर्क सतह है तो एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो लगेगा ही लगेगा। तीसरा, क्या एक 50 न्यूटन का बल है और एक 100 न्यूटन का बल है, कुल मिलाकर कितने बल हुए? 4। तीसरा स्टेप आता है एफबीडी बनाना। अब ये एफबीडी कैसे बनाते हैं? उन सभी बलों को दिशा सहित यहां पर दर्शाना है, तो मैं इसी डायग्राम में दर्शा रहा हूं क्योंकि 2 बल यहां पे ऑलरेडी दर्शाए गए हैं। एक और बल लगेगा mg, किस तरफ? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्या उसका परिमाण 100 न्यूटन होगा? अच्छा, दूसरी बात आती है अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? संपर्क सतह के लंबवत दिशा में, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे लगेगा।
क्या इसके अलावा कोई और बल है? नहीं है। अच्छा, चौथा स्टेप क्या था? हम यहां पर एक त्वरण की एक दिशा को माने। क्या ये ब्लॉक इस दिशा में गति कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहां तो त्वरण हो ही नहीं सकता, न तो ये ऊपर जा सकता है, न ये नीचे जा सकता। तो बात ये आती है, ये किधर जा सकता है? हाँ, इस दिशा में ये गति कर सकता है। तो एक डायरेक्शन में मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, उधर भी मान सकते हैं। अच्छा, अब इन बलों का अध्ययन हमें करना है। तो मैंने क्या किया, इन बलों के घटक कर लेता हूं। इस बल का घटक कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं? 50 इंटू cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5। आप चेक करके देख लीजिएगा, ये आएगा 40 न्यूटन। अच्छा, इसका दूसरा घटक इस दिशा में आएगा, वो आएगा 50 इंटू 3/5, जो आता है 30 न्यूटन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बल यहाँ पे लग रहे हैं उनके घटक करना स्टार्ट किया, जो बल त्वरण की दिशा है उसके अनुदिश। अच्छा, बात आती है, इसके भी दो घटक मैं कर सकता हूं, कर सकता है नहीं? अच्छा, इसका ये घटक आ जाएगा 100 इंटू 3/5, विच जो होता है 60 न्यूटन, और यहां पे हो जाएगा 100 इंटू 4/5, जो होता है 80 न्यूटन। तो जितने भी इस वस्तु पे बल लग रहे हैं उन सबको मैं घटकों के रूप में दर्शा चुका हूं। कुछ घटक जो है त्वरण की दिशा के अनुदिश है और कुछ घटक त्वरण की दिशा के लंबवत हैं। यहां तक सबको क्लियर है? पहले स्टेप में हमने निकाय पहचान लिया था, दूसरे स्टेप में हमने बलों को पहचाना था, फिर एफबीडी बनाकर हम त्वरण की दिशा को। अब हमारा पांचवा स्टेप आता है, हम यहां पर F net = ma का यूज करने वाले हैं। तो यहां पर लेकिन दो दिशाएं हैं, दो दिशाओं को अलग अलग हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर दिशा। ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि हम एनालिसिस करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आपको कौन कौन से बल दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, इनके घटकों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले 100 न्यूटन नीचे की ओर कार्यरत है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्यरत है, 30 न्यूटन ऊपर की ओर कार्यरत है, 80 न्यूटन नीचे की ओर कार्यरत है। क्या इस दिशा में कोई भी गति संभव है? नहीं है। इसका मतलब ये बल कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? संतुलित, क्योंकि यहाँ पे इस दिशा में किसी प्रकार का कोई त्वरण संभव नहीं है। इसका मतलब इसका नेट बल भी क्या होना चाहिए? 0। तो मैं लिख सकता हूं नेट ऊपर वाले बल इक्वल टू नेट नीचे वाले बल। अच्छा, ऊपर कौन कौन से बल थे? ऊपर था एक, ये था 30 न्यूटन ऊपर की ओर था, प्लस अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर था। आप देख सकते हैं 100 न्यूटन भी नीचे है और 80 न्यूटन भी नीचे है। तो मैं लिख सकता हूं 100 + 80। अब चेक करके देख लीजिएगा, नॉर्मल की वैल्यू जो आएगी 150 न्यूटन आएगी। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं इस केस में अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होगा वो कितना होगा? 150 न्यूटन। सबको क्लियर हुआ? चलिए, अब आते हैं हम क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में क्या होगा? क्षैतिज दिशा में आप देखें तो यहां पर सिर्फ दो ही बल आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला 40 न्यूटन और 60 न्यूटन। इंटरेस्टिंग बात है, दोनों एक की दिशा में है, तो नेट बल कितना हो जाएगा? 40 + 60। F net लिख दिया मैंने, = m कितना है? 10 इंटू a। क्या a का मान हम ज्ञात कर सकते हैं? चेक करके देख लीजिएगा, वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने पूरे मोशन को हमने दो हिस्सों में बांट लिया है, ऊर्ध्वाधर दिशा में और क्षैतिज दिशा में, और उसके हिसाब से हमने इनको इक्वेशंस को लिख पाए हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति संभव नहीं है, तो सभी बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे, जबकि क्षैतिज दिशा में गति संभव है, तो जो सारे बल थे वो एक त्वरण प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसका मान यहां पर आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलिए, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस बार वस्तु को हमने कहां रख दिया है? नक्तल के ऊपर रख दिया है, और हमसे कोण दिया हुआ 37 डिग्री, और हमें 100 न्यूटन का एक बाह्य बल लगाया गया है। और इस बार हमें से अगेन वही दो चीजें पूछी गई हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना होगा और वस्तु का त्वरण कितना होगा। अब किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चीज वही है, निकाय को पहचानना है। क्या यही हमारा निकाय है? इस पर लगने वाले बलों को हमें पहचानना है, उसको एफबीडी में बनाना है। वो मैं यहां पे दर्शाता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले इसका mg, क्या वो 100 न्यूटन नीचे की ओर लगेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। दूसरा बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल संपर्क होने के कारण ये इस तरफ कार्यरत होगा, वस्तु की तरफ। और तीसरा बल कौन है यहाँ पर? 100 न्यूटन। अच्छा, चौथा स्टेप था कि हमें यहाँ पर इसके त्वरण की एक दिशा को मानना है। अच्छा, ये ब्लॉक कहाँ जा सकता है? या तो ये ऊपर जा सकता है या फिर ये नीचे आ सकता है। क्या इस दिशा में गति कर सकता है? नहीं। इसका मतलब इस दिशा में सारे बल क्या करेंगे? एक दूसरे को संतुलित, और इस दिशा में जो नेट बल आएगा वही इसको त्वरण प्रोवाइड करेगा। तो हमें जितने भी बल यहाँ पे लगे हुए हैं सबके घटक करने पड़ेंगे, या तो नत्तल के अनुदिश या नत्तल
के लंबवत। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले जो बल नत्तल के अनुदिश नहीं है उनको हमें लाना पड़ेगा। क्या mg का एक घटक यहां पर आएगा और एक घटक यहां पर आएगा। अब इसके कोण को हम समझते हैं। ये कोण कितना होगा, ये 37, तो ये 53 डिग्री होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 37 डिग्री होगा। तो यहां पर mg का कौन सा घटक आएगा, कॉस या साइन, डेफिनेटली कॉस। तो मैं लिखूंगा 100 इंटू कॉस 37 जो होता है 4/5, वो हो जाएगा 80 न्यूटन। और आप चेक करके देखिएगा ये वाला जो घटक आएगा वो आएगा 100 इंटू 3/5 जो होता है 60 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने mg के घटक कर लिए हैं नत्तल के अनुदिश और नत्तल के लंबवत। अच्छा, नॉर्मल के क्या घटक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नत्तल के लंबवत दिशा में वो कार्यरत है। क्या 100 न्यूटन नत्तल के अनुदिश है, नहीं। क्या नत्तल के लंबवत है, नहीं। तो हमें इसके भी घटक करने पड़ेंगे। इसके भी दो घटक हम यहां पर इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये एंगल 37 है, तो क्या ये कोण भी 37 होगा। इसी कारण ये घटक जो आएगा वो आएगा 100 इंटू 4/5 जो होता है 80 न्यूटन। अच्छा, ये घटक जो आएगा वो आएगा 60 न्यूटन। आप चेक कर लीजिएगा आराम से। तो यहां पर जितने भी बल यहां पे दर्शाए गए थे मैंने उन सभी को घटकों के रूप में लिख लिया है, नत्तल के अनुदिश और नत्तल के लंबवत, जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के अलग से भी दर्शा सकता हूं। लेकिन अब हम इसको दो दिशाओं में बांट रहे हैं। पहले हम नत्तल के अनुदिश, नत्तल के लंबवत इसको स्टडी करेंगे, फिर नत्तल के अनुदिश हम इसको स्टडी करेंगे। तो पहला है नत्तल के लंबवत। जैसा कि हम देख सकते हैं नत्तल के लंबवत ये ब्लॉक जो है इस तरह से कोई गति नहीं कर सकता, मतलब इस दिशा में जितने भी बल होंगे वो सब एक दूसरे को संतुलित कर रहे होंगे। वो हम यूज करेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मान को ज्ञात करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। क्या ये बल 16 इधर लग रहा है, 80 न्यूटन भी इधर लग रहा है और 60 न्यूटन भी इधर लग रहा है। तो मैं लिख सकता हूं n का मान जो होगा वो होगा 80 न्यूटन प्लस 60 न्यूटन, जिसको सोल्व करने पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल आता है 140 न्यूटन। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल यहां पे कितना हो जाएगा, 140 न्यूटन। बात आती है नत्तल के अनुदिश यदि हम अध्ययन करें। नत्तल के अनुदिश आप देख सकते हैं इस पे सिर्फ दो ही बल दिखाई दे रहे हैं, एक 60 न्यूटन ऊर्ध्वाधर ए नीचे की ओर है और एक 80 न्यूटन ऊपर की ओर है। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। आप चेक कर लीजिएगा ए का मान यहां से कितना जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये नत्तल के अनुदिश त्वरण तो आ चुका है, लेकिन किस दिशा में आएगा, डेफिनेटली जिस तरफ नेट बल होगा। क्या मैं कहता हूं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नेट बल है तो त्वरण भी किस तरफ आएगा, ऊपर की ओर। तो इन दो प्रश्न के हिसाब से यदि हम समझने की कोशिश करें तो हमने जो निकाय को पहचाना था उसी से हम डिसाइड कर पाए अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना होगा और यहां पर त्वरण का मान कितना होगा। यहां तक सबको क्लियर है।